कालू और गोरी बहुत खुश थे क्योंकि गोरी के यहाँ 2 अंडे जमा हो चुके थे। कालू, तुम्हारी क्या इच्छा है? अंडों से बेटी पैदा हो या बेटा, या दोनों बेटे हों? मैं तो एक बेटा और एक बेटी चाहती हूँ। गोरी, मैं तो चाहता हूँ कि दोनों अंडों से मेरे जैसे सुंदर 2 बेटे पैदा हों, जो मेरे लिए दूर दूर से भोजन और फल ला सकें, और मैं इन दोनों को जंगल का राजा बनाऊंगा। चलो देखते हैं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। फिर वो दोनों सोनू चिड़िया के पास जाते हैं। सोनू बहन, मेरी गोरी बहुत जल्द मुझे एक बड़ी खुशी देने वाली है। हमारे पास 2 अंडे हैं, दोनों से 2 कालू पैदा होंगे। मैं खुद तो जंगल का राजा नहीं बन सका, पर उन दोनों को जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ। आप मेरी हेल्प करोगी ना? हाँ कालू, क्यों नहीं। हम आपके किसी एक बेटे को जंगल का राजा बना देंगे, लेकिन 2 बेटे तो राजा नहीं बन सकते। और ये तो ऊपर वाला है कि दोनों बेटे पैदा हों या दोनों बेटियां, या एक बेटा और एक बेटी। थोड़ी ही देर बाद मिट्ठू भी वहां पर आ जाता है। मिट्ठू की शादी को भी काफी दिन हो चुके थे और मिट्ठू भी बहुत खुश था। मिट्ठू भाई, क्या बात है, आप बहुत खुश हो? सोनू बहन, मेरे यहाँ एक नन्हा सा मिट्ठू आने वाला है, जो मेरा इकलौता वारिस होगा। मिट्ठू भाई, बेटी भी तो हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं बेटा ही हो। आप लोगों को क्या हो गया है? बेटी हो या बेटा, दोनों बराबर हैं। आप बेटा बेटा की रट क्यों लगाए हुए हो? सोनू बहन, दरअसल साथ के जंगल में एक मिट्ठू राजा है, वो बड़ा इंसाफ पसंद है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा बड़ा होकर सबके काम आए, सब पंछियों के दिल जीत ले, खिदमत भी करे। मिट्ठू भाई, आप खुद भी बहुत अच्छे हो, आप भी तो दूसरों की मदद करते हो। आपकी औलाद भी यहाँ पर ही जाएगी, आप बेफिक्र रहो। कालू और गोरी जब मिट्ठू की ये सब बातें सुनते हैं तो दोनों के सीने में आग लग जाती है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मिट्ठू भाई, आपकी पत्नी कहाँ है? वो साथ नहीं आई। वो अंडे की हिफाजत कर रही है ताकि कोई पंछी नुकसान न पहुंचा दे। कालू भाई के यहाँ भी औलाद होने वाली है, वो दोनों भी काफी खुश थे। ये तो खुशी की बात है, जंगल में नए मेहमान आने वाले हैं। गोरी, साथ के जंगल में एक मिट्ठू राजा है। मिट्ठू की ये बात ठीक है। मुझे तो डर लग रहा है कि मिट्ठू अपने बेटे को राजा ना बना दे, क्योंकि मिट्ठू सब पंछियों की नजर में अच्छा पंछी है। और साथ के जंगल की तरह हमारे जंगल में भी मिट्ठू के बेटे को मिट्ठू राजा बना दिया जाएगा, और मेरी औलाद मेरी तरह सारी जिंदगी बेइज्जती में गुजार देगी। मेरा कोई बेटा राजा नहीं बनेगा और सब मिट्ठू के बेटे से ही प्यार करेंगे। कालू, तुम सही कह रहे हो, मुझे तो खुद चिंता लग गई है। हमें कुछ करना होगा। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। तुम मिट्ठू के घर जाओ और उसके अंडे को पेड़ से नीचे फेंक दो, लेकिन ये काम ध्यान से करना ताकि कोई देख न ले। हाँ, ये ठीक है। इसके बाद कालू अंडा तोड़ने चला जाता है। मिट्ठू की पत्नी घोंसले में अंडे की रखवाली कर रही होती है। कालू दूर पेड़ पर बैठकर मिट्ठू की पत्नी के जाने का इंतजार कर रहा होता है। कब जाओगी चुड़ैल? घंटे से वेट कर रहा हूँ। अंडे की रखवाली तो ऐसे कर रही है जैसे किसी राजा की रखवाली उसकी सेना करती है। कुछ देर बाद मिट्ठू भी वहां आ जाता है। गोरी, मिट्ठू की पत्नी घोंसले में थी। मैंने बड़ा इंतजार किया कि वो वहां से चली जाए, पर वो कहीं नहीं गई, और फिर ऊपर से मिट्ठू भी आ गया, इसलिए मैं अंडा नहीं तोड़ सका। इसका मतलब है कि उसे वहां से हटाना होगा। चलो, मैं कल खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं आगे अकेली जाऊंगी, तुम पीछे पेड़ में छुप जाना। मैं मिट्ठू और उसकी पत्नी को कोई चाल चलाकर साथ दे जाऊंगी और तुम अंडा तोड़ देना। ठीक है गोरी। फिर अगले दिन गोरी कालू के साथ मिट्ठू की तरफ चली जाती है। फिर वो दोनों सोनू चिड़िया के पास जाते हैं। मिट्ठू भाई, मिट्ठू भाई। गोरी बहन, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? खैर तो है ना? मिट्ठू भाई, सोनू बहन पर दूसरे जंगल के चीलों ने हमला कर दिया है। अभी अभी कोई अजनबी पंछी मुझे बताकर गया है
कालू अपने मित्र चील को बुलाने गया है, वो भी जल्दी वहां पर आ जाएगा। ये सुनते ही मिट्ठू और उसकी पत्नी गौरी के साथ सोनू की तरफ चले जाते हैं। कालू पास ही छुपा होता है और जल्दी से आता है। कालू अंडा पेड़ से नीचे फेंक देता है, फिर वहां से चला जाता है। सोनू बहन, आप ठीक हो ना? चील कहाँ गए? मिट्ठू भाई, मैं तो ठीक हूँ। और कौन से चील? यहाँ तो कोई चील नहीं आए। सोनू बहन, कोई अजनबी पंछी मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया कि आप पर चीलों ने हमला कर दिया है। गौरी, तुम्हारे साथ किसी ने शरारत की है। गौरी के पेड़ के नीचे एक भूखा सांप भोजन तलाश करते करते आ जाता है। घोंसला? इस पेड़ पर घोंसला है, क्या पता इसमें अंडे भी हों। चलो देखता हूँ। सांप पेड़ पर चढ़कर देखता है। वाह, दो दो अंडे। सांप जल्दी से वो दोनों अंडे खा जाता है। कालू और चील सोनू के पास आ जाते हैं। चील भाई, यहाँ कोई चील नहीं आया, आप सब अपने अपने घोंसलों में जाओ, ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है। सब पंछी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। मिट्ठू अपने घोंसले में अंडे को गायब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और मिट्ठू की पत्नी रोने लग पड़ती है। इतने में मिट्ठू को नीचे से पापा पापा की आवाज सुनाई देती है। जब वो दोनों नीचे जाते हैं तो वहां मिट्ठू का बेटा होता है, जो अंडा नीचे गिर कर टूटने से अंडे से बाहर आ गया होता है। मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान। वो दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जबकि दूसरी तरफ कालू अपनी पत्नी गौरी के साथ जब घोंसले के पास जाता है तो वहां पर अंडे मौजूद नहीं होते। गौरी, हमारे अंडे कहाँ गए? कोई हमारे अंडे ले गया है। कालू, हमें ऊपर वाले ने सजा दी है, हमने मिट्ठू के अंडे को तोड़ा था ना। मेरे दो दो राजे दुनिया पर आने से पहले ही मुझे छोड़ गए, अब मैं अपने बेटे कहाँ से लाऊंगा? कालू, हम ऊपर वाले से अपने पापों की माफी मांगते हैं, वो हमें और बेटे दे देगा, तुम परेशान मत हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि हम दूसरों का नुकसान करके खुद अपना फायदा हासिल कर लेंगे। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो खुद भी कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि ऊपर वाला किसी से नाइंसाफी नहीं करता। इसलिए हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। दूर किसी जंगल में लाली चिड़िया अपने बेटे टिंकू के साथ रहती थी। माँ, क्या ये रोज रोज लाना? मैं थक गया हूँ इसे खा खा कर। मुझे नहीं ये खाना, मुझे खिचड़ी खानी है। टिंकू बेटा, ये खाना अभी के लिए यही है, मैं आज बाहर जाऊंगी, अगर कहीं से चावल मिल गए तो मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी जरूर बनाऊंगी। रहने भी दो माँ, तुम रोज यही कहती हो, मुझे नहीं खाना, जा रहा हूँ मैं। लाली बहुत मुश्किल से टिंकू का और अपना पेट पाल रही थी। टिंकू ये कहकर चला जाता है। लाली बहुत परेशान थी। टिंकू की ये फरमाइशें रोज बढ़ती जा रही थीं। लाली के पास ही कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू रहता था। कालू रोज जग्गू के लिए तरह तरह की चीजें लाता। जग्गू ये सारी चीजें टिंकू को चढ़ा चढ़ा कर दिखाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओए टिंकू, इधर तो आओ, ये देखो मेरे बाबा मेरे लिए क्या क्या लाए हैं। मुझे नहीं देखना। देख लो, वैसे तो तुमने कभी नहीं देखनी, मेरे पास ही देख लो। मैं भी अपनी माँ से कहूँगा मुझे भी इसी तरह की चीजें दिलाए। हो, कहीं दिला ही ना दे तुम्हारी माँ, इतनी गरीब है, तुम्हारी माँ कहाँ से देगी? अच्छा, ये लड्डू ही खा लो। वैसे भी तुम्हारी माँ कौन सा तुमसे प्यार करती है, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं ना, तो देखो मुझे तरह तरह की चीजें लाकर देते हैं। टिंकू वहां से दुखी होकर घर आता है। लाली उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है टिंकू, तुम परेशान लग रहे हो? माँ, मैंने कितनी बार कहा है मुझे भी वो सारी चीजें चाहिए जो जग्गू के पास हैं, वो रोज मुझे चढ़ाता है, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। टिंकू बेटा, जरूरी तो नहीं जो चीजें उसके पास हैं वो ही हमारे पास भी हों,
हमें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। आखिर है ही क्या हमारे पास? आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो वो जरूर मेरी फरमाइशें पूरी करते। ऐसी बात नहीं है टिंकू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सारा दिन बाहर दाने की तलाश में जाती हूँ, जो कुछ भी मिलता है वो तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। पता नहीं कहाँ जाती हैं। जग्गू का पापा भी तो जाता है, उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आता है। आप भी वहाँ जाया करें ना। अच्छा ठीक है, मैं आज जाऊंगी कालू भाई की तरफ, उनसे कहूंगी कि मुझे भी साथ ले जाया करें। शाम को लाली कालू की तरफ जाती है। कालू ने सभी पक्षियों को यही बताया था कि वो साथ के जंगल के राजा के यहाँ काम करता है। नमस्ते कालू भाई। नमस्ते लाली, कहो कैसे आना हुआ? काफी दिन बाद चक्कर लगाया है तुमने। हाँ कालू भाई, बस वक्त ही नहीं मिलता। सुबह से शाम भोजन के लिए ही व्यवस्था करते गुजर जाता। आजकल दाना भी तो मुश्किल से मिलता है, और टिंकू ने भी बहुत परेशान किया है। कहता है जग्गू जैसी चीजें ला कर दूं। अब आप एक मेरा काम कर देंगे? हाँ लाली, बोलो क्या काम है? आप जिस राजा के यहाँ काम करते हैं, मुझे भी वहाँ काम दिलवा दें। मैं अपने टिंकू को खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन लाली, तुम वहाँ रोज कैसे जाओगी? वो काफी दूर है। मैं चली जाया करूँगी, आप फिक्र न करें। अच्छा ठीक है, पहले मैं राजा जी से बात कर लूं, फिर बता दूंगा। लाली के जाने के बाद कालू खुद से कहता है, ये क्या, ये लाली तो अब जान नहीं छोड़ेगी, ये तो पता लगा कर छोड़ेगी। कोई नहीं, मैं कह दूंगा कि राजा जी ने मना कर दिया है, नहीं तो ये मेरी जंगल में रेपुटेशन खराब कर देगी। कालू किसी राजा के यहाँ काम नहीं करता था, बल्कि वो तो जंगल के साथ गांव में चोरियां करता था, और ये बात उसने सबसे छुपाई थी। इसी तरह रोज कभी वो किसी के घर से लड्डू, तो कभी मछली, तो कभी पराठा चुरा लाता। गांव के लोग उससे काफी परेशान थे। उसकी देखा देखी कुछ और पंछियों ने भी गांव में आना शुरू कर दिया था। माँ, तुम गई थी कालू चाचा की तरफ? हाँ टिंकू बेटा, मैं गई थी। उन्होंने कहा है वो राजा जी से बात करके बताएंगे। अभी मैं जाती हूँ और पूछ कर आती हूँ। लाली फिर कालू की तरफ जाती है। कालू भाई, आपने राजा जी से बात की? हाँ लाली, मैंने बात की थी, बल्कि उनकी मिन्नत समाजत भी की, लेकिन वो नहीं माने। अच्छा चले, कोई बात नहीं। लाली जब घर आकर टिंकू को सारी बात बताती है तो वो फिर नाराज होकर बाहर चला जाता है। टिंकू अकेला नदी किनारे बैठा था कि जग्गू भी उसके पास आ जाता है। क्या बात है टिंकू? कुछ नहीं जग्गू, तुम ठीक कहते हो। माँ बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करती, उन्होंने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। तो पता चल ही गया तुम्हें। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मजे मजे की चीजें खिलाऊंगा। आज पापा मुझे साथ लेकर जा रहे हैं। सच में? हाँ हाँ, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे आना, पापा को पता ना चले। ठीक है। अगली सुबह टिंकू उनके पीछे चल पड़ता है। जंगल के वासियों को कालू पर पहले से ही शक था। आज जब जिमी कबूतर ने उसके साथ जग्गू और टिंकू को भी जाते देखा तो वो भी उनके साथ हो लिया। उधर गांव के कुछ बासी कालू और दूसरे पक्षियों से काफी परेशान थे। उन्होंने आज एक जगह पर जाल लगाकर उस पर तरह तरह के खाने और फल रख दिए थे। कुछ ही देर में कालू भी टिंकू जग्गू के साथ पहुंच जाता है। तरह तरह की चीजें देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाते और उन चीजों पर टूट पड़ते हैं। जिमी उनसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कालू उन दोनों से कहता है, अच्छा अच्छा, अब जो जो पसंद है वो ले लो और जल्दी चलो, यहाँ से ये ना हो कोई हमें पकड़ ले। ये कहते ही जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि वो फंस चुका है। अरे ये क्या हो गया, लगता है हमें जानबूझकर फंसाया गया है। अब हम घर कैसे जाएंगे? माँ, मेरी माँ तो परेशान हो रही होगी ना, मुझे घर जाना है चाचा। जिमी ये सब देखते ही तेजी से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। वो जाकर सारी बात लाली को बताता है। वो जल्दी से गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। माँ को देखकर टिंकू रोने लग जाता है। माँ माँ, मुझे बचा लो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, बस एक बार मुझे बचा लो। मैं आ गई हूँ।
लॉली बहन कुछ करो ना, एक बार हमें यहाँ से निकाल दो। फिर वो सारे आपस में सलाह करते हैं, इस जाल को तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, हमें इसमें काफी समय लग जाएगा और तब तक हो सकता है कि वो लोग भी आ जाएं। हमें उनके आने से पहले पहले यहाँ से जाना होगा। ठीक है, हम पांचों मिलकर उड़ने की कोशिश करते हैं और इस जाल समेत जंगल की दूसरी तरफ चलते हैं, वहां मिलकर सुकून से जाल को तर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर वो सारे जंगल की तरफ जाल को साथ लिए उड़ जाते हैं। कुछ ही पल में वो जंगल से काफी दूर चले जाते हैं और वहां जाकर जाल को कुतरकर आजाद हो जाते हैं। कालू बहुत शर्मिंदा था। तो ये नौकरी थी तुम्हारी कालू, तुमने हम सबसे झूठ बोला और बजाय कि तुम मेहनत करते तुमने चोरियां शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और अपने बेटे को भी इसी काम पर लगा दिया। वो तो अच्छा हुआ, अगर मैंने टिंकू को ना देखा होता तो तुम वहीं पिंजरे में बंद होते। मुझे माफ कर दो एक बार, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। टिंकू भी घर आकर माँ से कहता है, माँ सॉरी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। मैं रूखी सूखी खा लूँगा लेकिन मेहनत करूँगा। आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गई है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और एक बात हमेशा याद रखना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और माँ पिता से बढ़कर कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। जो चीज़ वो आपको नहीं दिला सकते उसके लिए उनकी मोहब्बत पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। ठीक है माँ, मैं सुबह आपकी मदद के लिए साथ जाऊंगा। दूर किसी जंगल में नीलो चिड़िया और टिंकू चिड़ा रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम कालिया था। उसके रंग और भोलेपन की वजह से सब उसे कालिया उस्ताद कहते थे। बड़ा बेटा सोनू काफी होशियार और चालाक था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घुमंड था। वो छोटे के मुकाबले में ज्यादा सुंदर था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे के काले रंग का मजाक उड़ाता था। माँ ने भी कई बार उसको मना किया लेकिन वो नहीं माना। टिंकू भी ज्यादा प्यार और तवज्जो सोनू को ही देता था। नीलो ने कई बार टिंकू को समझाया, पापा आज मैं भी आपके साथ सोऊंगा। नहीं, तुम बड़े हो गए हो, अब खुद से सोया करो। लेकिन सोनू भाई तो मुझसे भी बड़े हैं, वो तो आपके साथ ही सोते हैं। मुझे भी आपके साथ ही सोना है, प्लीज पापा। मैंने कई बार कहा है तुमसे, खुद का मुकाबला सोनू से मत किया करो। पहले खुद को देखो फिर मुकाबला करो उससे। नीलो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कालिया बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। नीलो तो माँ थी ना, वो दोनों से एक जैसा प्यार करती। उसने टिंकू को भी कई बार समझाया। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो हमेशा सोनू को ही अपने साथ लेकर जाता। टिंकू, मैंने कई बार तुमसे कहा है ना कि दोनों के साथ एक जैसा सलूक किया करो। अच्छा ठीक है, अब जाऊं मैं? चलो सोनू बेटा, आज मैं अपने बेटों को दूसरे जंगल की सैर कराऊंगा। टिंकू के लाड प्यार ने सोनू को बहुत बिगाड़ दिया था। वो सबके साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आता, जबकि उसके मुकाबले में कालिया हमेशा दूसरों की मदद करता। अरे कालिया बेटा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चाची, मैं तो माँ बाबा के लिए भोजन लेने जा रहा था। बेटा, मुझसे ज़्यादा बोझ लिए उड़ा नहीं जा रहा। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर ये सामान पहुंचा सकते हो? हाँ चाची, क्यों नहीं, और आप मुझसे कहती ना, मैं आपको ला देता ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो। ऊपर वाला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, सबके काम आते हो। कालिया सारा दिन इसी तरह सबके काम आता। माँ और बापू का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता। वो दोनों अब जवान हो चुके थे। नीलो अब उनकी शादी के बारे में सोच रही थी। एक दिन, नीलो, हमें ना अब सोनू की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी काफ़ी अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आए हैं। सोच तो मैं भी अब यही रही हूँ, लेकिन सिर्फ सोनू ही क्यों, हम कालिया की भी शादी कर देते हैं। एक साथ ही दोनों बहुएं घर आ जाएंगी। क्या हो गया है तुम्हें?
कालिया को कौन रिश्ता देगा, और वैसे भी मैं पहले सोनू की शादी करूँगा, फिर कालिया का भी देख लेंगे। क्यों नहीं देगा, क्या कमी है इसमें? बस रहने ही दो। कुछ ही दिनों में सोनू की शादी हो जाती है। सोनू की शादी काफ़ी अमीर घर में होती है। शादी के बाद सोनू बिल्कुल ही बदल जाता है। उसकी पत्नी काफ़ी अमीर घर से थी। वो अपनी पत्नी के मैके ही साथ जाने का सोच लेता है। वो ये सब कुछ बताने के लिए माँ के पास आता है। ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम हम दोनों को छोड़कर जा रहे हो, इसलिए तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। ये है ना कालिया, तुम लोगों के पास, ये ख्याल रखेगा ना तुम दोनों का। अच्छा मुझे देर हो रही है, हमें निकलना है। अच्छा मिलने तो आया करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, वक्त मिला करेगा तो आ जाया करूँगा। सोनू ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। टिंकू को सोनू के जाने का काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो खामोश रहता है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। कालिया माँ और पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। इन्हीं दिनों साथ के जंगल के राजा की तबीयत खराब होने की खबर हर तरफ फैली हुई थी। काफ़ी तबीब राजा जी के इलाज के लिए आए, मगर उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई। फिर एक दिन कालिया के जंगल में एक पक्षी राजा जी का संदेश लेकर आता है। राजा जी ने सभी जंगलों के पक्षियों को ये संदेश दिया है कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, इसलिए वो जल्द से जल्द शहजादी की शादी करके राज नए राजा के सुपुर्द करना चाहते हैं। जो जो पक्षी शहजादी से शादी करना चाहता है वो कल दरबार में हाजिर हो जाए। इसके बाद उनको एक परीक्षा से गुजरना होगा। सब पक्षी कल राजा जी के दरबार में हाजिर हो जाएं। ये सब कुछ कहकर वो पक्षी वहां से चला जाता है। शाम को नीलो भी कालिया से कहती है, कालिया बेटा तुम भी कल चले जाओ राजा जी के दरबार में। ये क्या करेगा वहां जाकर, तुम भी कमाल करती हो। राजा जी को शहजादी के लिए शहजादा चाहिए, कोई नौकर नहीं। माँ बापू ठीक ही कह रहा है, मैं जाकर क्या करूँगा, यूं ही लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। क्यों, क्या कमी है इसमें? और वैसे भी बेटा राजा जी सबकी परीक्षा लेंगे और फिर जो परीक्षा पर पूरा उतरेगा उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। माँ जिद ना करो, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर। अच्छा एक बार मेरी बात मान लो ना, प्लीज़ चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊँगा। अगले दिन सभी पक्षी पुरानी दरबार में हाजिर हो जाते हैं। कालिया भी माँ के कहने पर चला जाता है। कालिया का भाई सोनू भी देखने आया था कि कौन नया शहजादा बनता है। वो कालिया को देखकर कहता है, अरे कालिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों अपनी और हमारी इज्जत खाक में मिलाने आए हो? क्यों भैया, मैंने ऐसा क्या किया? क्या किया? यहाँ आने से पहले खुद को आईने में तो देख लेना था। अभी भी चले जाओ यहाँ से। भैया मैं माँ के कहने पर आया हूँ और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, फिर बनवाओ अपना मजाक, और खबरदार यहाँ किसी को बताया कि मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ। कालिया को भाई की बातों से काफ़ी दुख होता है। कुछ ही देर में राजा जी भी आ जाते हैं। सभी पक्षियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जहाँ आए हुए पक्षियों की परीक्षा होगी, ये सब तो आप जानते हैं। तुम तीनों को एक एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो कोई भी शहजादी के लिए बेहतरीन तोहफा लाएगा उसी से शहजादी की शादी होगी और वही नया राजा होगा। तुम सबके पास कल तक का वक्त है। वो तीनों सिक्का लेकर मुख्तलिफ दिशाओं में निकल जाते हैं। बाकी के दोनों पक्षी शहजादी के लिए खुद से और सिक्के मिलाकर खूबसूरत हार और ताज लेते हैं, जबकि कालिया के पास तो उस एक सिक्के के अलावा कुछ भी नहीं था। वो काफ़ी परेशान था। इस एक सिक्के से आखिर क्या आएगा, मेरे पास तो कोई और सिक्का है भी नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक बूढ़ा कौवा उसके पास आता है। बेटा कुछ है तुम्हारे पास, मुझे खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे घर वाले भी घर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चाचा मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, हाँ ये एक सोने का सिक्का है। कालिया सोचता है, इस एक सिक्के से शहजादी के लिए तो कुछ नहीं आएगा
और वैसे भी मैंने कौन सा शहजादा बन जाना था। इस एक सिक्के को बूढ़े को ही दे देता हूँ, शायद इसी के काम आ जाए। बाबा, तुम ये सिक्का ले लो। बहुत शुक्रिया बेटा, ऊपर वाले तुम्हारी मुश्किल को सफल करे। ये कहकर वो बूढ़ा पक्षी वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर दरबार लग जाता है। दूसरे दोनों पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके तोहफे बहुत कीमती हैं। राजा और शहजादी ने उन दोनों के तोहफे देखने के बाद कालिया से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। सभी पक्षी खामोश थे। उनके ख्याल में राजा जी कालिया को सख्त सजा देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस परीक्षा पर कालिया ही पूरा उतरता है और शहजादी की शादी कालिया से ही की जाएगी। मुझे इस राज के लिए ऐसे ही नेक और दयालु पक्षी की ज़रूरत थी। सभी बहुत हैरान थे। कालिया के भाई और बाप को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वो दोनों काफ़ी शर्मिंदा थे। छोटे, हमें माफ़ कर दो, हमने कभी भी तुम्हें अच्छा नहीं समझा, हमेशा तुम्हारा मजाक ही बनाया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप लोगों को एहसास हो गया है, यही काफ़ी है। तुम तो आज से राजा बनने वाले हो और यहीं रहोगे। हम लोग चलते हैं, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी। नहीं पिताजी, मैं भी चलता हूँ और माँ को अपने साथ लेकर आऊँगा। आज से मैं, आप और भैया एक साथ रहेंगे। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।